अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इंतखाबी मार्का 8 फरवरी को होने जा रहा है। हर रोज़ अब यकीन होता जा रहा है कि 8 फरवरी को कुछ न कुछ ज़रूर होगा और यकीनन ये पोलिंग ही होगी, इलेक्शन ही होंगे जिसके नतीजे में नई हुकूमत का क़याम होगा। मगर हम देख रहे हैं कि ये इलेक्शन और अब की बार जो इंतखाबी मुहिम है ये बड़ी ही गैर रवायती किस्म की इंतखाबी मुहिम है जो हमें सड़कों पे और गलियों और मोहल्लों में नज़र नहीं आ रही बल्कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी हवाले से सोशल मीडिया की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। जो मार्का, जो इल्ज़ामात, जो प्रोपेगेंडा किसी ज़माने में रवायती मीडिया पर होता था अब सोशल मीडिया पर होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर वो कवायद और कवानीन लागू नहीं होते कि जो मुल्की मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न, अखबारात उन पे लागू होते हैं। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी मुल्क के इलेक्शंस पर असरअंदाज होने वाली कुव्वतें जो हैं उनका मुल्क में होना ज़रूरी नहीं। तो इसलिए अब की बार बज़ाहिर ये जंग सोशल मीडिया पर ही लड़ी जानी है। तो सोशल मीडिया के आज के ख़ास मेहमान हमने जो बुलाए हैं वो दोनों ही सोशल मीडिया के माहिर हैं। हमें निगत दाद ज्वाइन कर रही हैं जो डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा भी हैं। और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद बेग जो मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी एक थिंक टैंक है, उसके फाउंडर हैं। तुर्क इदारे TRT और BBC समेत बैन अवी इदारों के साथ मुंसलिक भी रह चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो अब की बार इलेक्शन हो रहा है ये बज़ाहिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा इसकी कैंपेन हमें देखने को मिल रही है और जो भी प्रोपेगेंडा है या जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे रियासती इदारों को भी कुछ फ़िक्र है, कुछ परेशानी है जिसका इजहार वो हाल ही में पिछले चंद हफ्तों में 3 बार हमने देखा कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश हुई जिसको वो तकनीकी ख़राबी बता रहे हैं। तो आपके ख़्याल में अब की बार जो इलेक्शंस हैं इसमें सोशल मीडिया का क्या किरदार होगा और क्या 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन सोशल मीडिया होगा भी या नहीं? सारे सवालात बहुत अहम है और मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ ये कि हम इलेक्शंस के हवाले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना देखें। ये जो डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा या डीप फेक्स या जो भी बातें हम लोग अब इलेक्शन के जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्शन के दिन की तरफ वो ज़्यादा होती जा रही है। ये पिछले चंद सालों में ये ऐसे ही रही है, प्रोपेगेंडा से भरी हुई, डिसइंफॉर्मेशन से भरी हुई, बयानियों को किस तरीके से तब्दील किया जाना। तो ये कोई ओवरनाइट ये चीज़ें सारी नहीं हुई हैं। लेकिन चूंकि अब कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ हमें ऑफलाइन इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं सियासी जमातों की, लेकिन हमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हमें अब वो प्रोपेगेंडा और हर चीज़ जो है वो बहुत वाज़े नज़र भी आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि इन इलेक्शंस में बिला ऑनलाइन स्पेसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा जो है वो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाएगा दिन ब दिन। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के करीब बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे नहीं ये खबर अभी या यकीन नहीं है कि हम लोग कितने तैयार हैं इस प्रोपेगेंडा से डील करने के लिए। अभी जो डिफरेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात को जो निशाना बनाया जाता है, ये पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है लेकिन एक्शन अब लिया जा रहा है। ये ज़्यादा अच्छा होता कि हम इसको वक्त के साथ साथ एड्रेस करते और अब जो इतने ज़्यादा एकदम से हम लोगों को टैक्टिक्स या एक्शन नज़र आ रहे हैं वो ना होता तो बेहतर है। लेकिन ये कि वाकई डीप फेक और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा बाय पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली और उनके सपोर्टर्स। ठीक है असद बेग साहब, आपके ख्याल में ये जो इलेक्शन आ रहे हैं इस इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पर जो भी हमें मालूमात मिल रही हैं और या अगर हम कहें कि प्रोपेगेंडा हमें पढ़ने को मिल रहा है, क्या इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद अनासर का ज़्यादा बड़ा किरदार है या पाकिस्तान से बाहर जो है वो ज़्यादा सोशली लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया के ऊपर? आप इसको कैसे देख रहे हैं?
देखिए मती, पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन अब रिसेंटली कुछ जो हैशटैग्स के मैंने डेटास देखे हैं तो मुझे लगता है कि शायद बाहर से भी कुछ थोड़ा बहुत अब जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के ऑब्वियसली लोग हैं जो कि पॉलिटिकली अवेयर हैं, शायद वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने मती बात की है, वो है इलेक्शंस में प्रोपेगेंडा की। देखें, जो हमारे से करीब तरीन एग्जाम्पल है, मैं अक्सर ये बात आजकल में एक दो दफा मैंने ये की है, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में अभी इलेक्शंस हुए हैं, और अगर आप उसकी केस स्टडीज पढ़ें कि किस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल हुआ है और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल हुआ है उस इलेक्शंस में, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हमारे अब इलेक्शंस में क्या होने वाला है। नंबर एक। नंबर दो, देखिए बड़ा जरूरी है कि हम ये देखें कि सिर्फ इलेक्शंस में नहीं, उसके आसपास में भी जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा है वो किस तरह से होता रहा है और किन एक्टर्स को टारगेट किया जाता रहा है। देखिए, आज ही एक इंडिपेंडेंट स्टोरी पब्लिश की है, और ये हमने एक्चुअली डेटा इन्वेस्टिगेट किया था 2021 में 2021 में हमने ये किया था, और वो एक ट्रेंड था जो कि अदलिया के खिलाफ चल रहा था, और वो एक एग्जाम्पल था सिर्फ बताने के लिए कि जो प्रोपेगेंडा या हेट स्पीच है वो किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाया जाता है। वो आज उन्होंने पब्लिश किया, मेरे ख्याल से इन रिलेशन टू व्हाट मुर्तज़ा असलंगी हैज सेड द अकाउंट्स एंड सो ऑन, बट वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से ही आई थिंक मती, मुझसे बहुत बेहतर आप जानते होंगे, बिकॉज यू हैव बीन रिसीविंग यू हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ हेट स्पीच बहुत ज्यादा, और बहुत जो बाकी सहाफी भी, तो उससे ये बहुत एम्पली ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो प्रोपेगेंडा फोर्सेस हैं ये अब न सिर्फ ये कि पहले भी एक्टिव थी, अब वो डबल एक्टिव हो गई। और अब मुझे खदशा जो है, जिस तरह निगत बात करी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम इसके लिए तैयार नहीं है, मुझे खदशा ये है कि खुदा ना खास्ता ये जो हेट स्पीच है ये ऑनलाइन ऑन ग्राउंड वायलेंस में ना कन्वर्ट हो, क्योंकि अभी तक जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से हेट स्पीच अनचेक्ड जा रही है प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे लगता है कि शायद खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं चांस है कि ये फिजिकल वायलेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो असद बेग, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बल्कि निगहदाद में आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डिजिटल राइट्स की बात करते हैं, तो ये जो हेट स्पीच है अगर बकौल असद बेग साहब के ये वायलेंस में कन्वर्ट हो सकती है, तो आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान के पास क्या रास्ता रह जाएगा? और क्या जो हम पिछले चंद हफ्तों में बार बार इंटरनेट की पाकिस्तान में बंदिश देख रहे हैं, क्या ये एक वैलिड वजह हो सकती है इंटरनेट की बंदिश की पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले, या फिर इससे भी ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए? क्योंकि रवायती तौर पे तो हम इंटरनेट बंद कर देंगे तो इससे ज़्यादा अफरा तफरी और ज़्यादा क्यास पैदा नहीं होगा अगर मालूमात की दस्तयाबी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन फ़्लो नहीं होगा, और ख़ास तौर पे इलेक्शन वाले दिन ज़्यादा क्यास नहीं होगा अगर इंटरनेट के ऊपर पाबंदियाँ लग गई तो? बिल्कुल मती, देखें, इंटरनेट बंद करना जो है वो हल नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से तो प्रोपेगेंडा या हेट स्पीच को बंद करने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि दूसरी तरफ से जो खबर, एक्चुअल खबर आ रही है जो सच्चाई पे मबनी है, आप उसकी भी बंदिश कर रहे हैं। तो अगर लोगों को सही खबर तक रसाई नहीं होगी, जो कि मेनली अब इंटरनेट उसका जरिया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक वही कैओस वाली ही कैफियत होगी ना, कि फिर प्रोपेगेंडा का राज जो है वो तो और तरीकों से भी, सिर्फ इंटरनेट की बंदिश से आप उसको नहीं रोक सकते। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि एक तो फंडामेंटल राइट्स भी आपके खराब होते हैं, आप मतलब उसको डिस्प्रोपोर्शनेट एक एक्शन ले रहे हैं इंटरनेट की बंदिश से। आप ये देखिए कि आपने पीछे क्या किया है, या आपके पास और क्या तरीकेकार हैं जिससे आप प्रोपोर्शनेट एक्शन ले सकें टू एड्रेस वैलिड कंसर्न कि अब्यूज है, प्रोपेगेंडा, लेकिन उसके अलावा बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं। तो इंटरनेट की बंदिश तो कोई हल नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि हमारे अपना क्या इस तरह के जराए मौजूद हैं, क्या हमारी अब तक जो कवानीन बने थे या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, क्या हम रेडी हैं वो ऑनलाइन जो हेट या अब्यूज या प्रोपेगेंडा है वो वाकई ऑफलाइन वायलेंस में तब्दील हो सकता है? तो हमने अब तक उसका कुछ किया? ये अभी की बात नहीं है मती, ये 2000, आपको पता है जब पीका की पूरी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी तो तब से ही ये कन्वर्सेशन जारी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों ने उस पर कोई, या हुकूमत पाकिस्तान ने उस पर काम किया, और हमेशा यही हमारा तरीका कार रहा है कि इंटरनेट बंद कर दो, ये एक्शन ले लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कोई प्रॉपर तरीके से तैयार हैं इसके लिए। असद बेग साहब, निगत कह रही है कि हम लोग तैयार नहीं हैं इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के लिए। तो सारी दुनिया जो है, बज़ाहिर तो इलेक्शन सारी दुनिया में होते हैं, तो क्या दूसरे ममालिक में भी इलेक्शन से पहले इंटरनेट जो है उसकी रफ्तार कम हो जाती है, बंद हो जाता है, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरह की पाबंदियाँ लगती हैं हेट स्पीच के नाम पे, फेक न्यूज़ पे नाम पे? तो क्या पाकिस्तान का जो एक तारीख़ है और सियासी पस मंज़र है,
आप समझते हैं कि ये जो फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है ख़ासतौर पे रियासती इदारों की तरफ से, तो क्या ये एक वजह है पाबंदियों की या ये एक बहाना है पाबंदियों के लिए? मती भाई, मैं 2-3 चीजें बहुत क्विकली देखें। इंटरनेट बंद करना बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इलेक्शन में वायलेंस के खतरे के मद्देनजर लोगों को अपने घरों में बंद कर दें। क्या आप ये करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन ये है कि इंटरनेट बंद करना हमें इसलिए वो ज्यादा आसान लगता है, या पैलेटेबल अंग्रेजी में हम कहते हैं कि वो लगता है क्योंकि हमें लगता है कि इंटरनेट फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरनेट फंडामेंटल राइट है, और कोई दुनिया में कहीं पे ऐसा इंस्टेंस हमें नहीं नजर आता कि जहां पे आपने इंफॉर्मेशन बंद की और हेट स्पीच रुक गई। हेट स्पीच को या हेटफुल स्पीच को हमेशा ज्यादा स्पीच से रोका जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है, उसको बंद करने का नहीं। दूसरी बात, मती, अभी तक जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एग्जांपल हमने देखी ना जहां पे सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा इलेक्शंस पे असरअंदाज हुआ है, वो अमेरिकन इलेक्शंस थे। 2016 में ये दसियों रिसर्चेस ऐसी हैं जो कि अल जजीरा ने और बाकियों ने भी की हैं कि जहां पे वो रशियन इन्फ्लुएंस वाला एलिमेंट था, फिर मैसेडोनिया से जो डिसइंफॉर्मेशन आ रही थी, ओहायो यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्चेस है। लेकिन क्या हमने देखा कि इंटरनेट बंद हुआ फिर उसके बाद यूएस में कोई ऐसी हमने एग्जांपल सुनी जहां पे ये हुआ? इनफैक्ट उन्होंने, अब उनके भी इलेक्शंस होने वाले हैं, और अब इस वक्त ये है कि उनको जो सबसे बड़ा खतरा है वो एआई बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन, जनरेटिव डिसइंफॉर्मेशन से है, जिसको हम डीप फेक कहते हैं। तो इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल सेल बनाया है जिसमें वो दे आर कीपिंग एन आई ऑन एआई बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन। ये वो होती है तैयारी जो कि प्रॉब्ली हमें 1 साल पहले करनी चाहिए थी। यहाँ पे तो हम 6 महीने पहले इसी के कहते कि वो एक कैंपेन बनाए जहाँ पे वो लोगों को एजुकेट करें कि मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जाए, वो तक नहीं हुआ। तो फिर ये तो बहुत दूर की बात है कि हमने क्या तैयारी करनी थी हेट स्पीच से बचने के लिए। ठीक है निगहदाद, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में सिर्फ निजी इदारे या प्राइवेट लोग और शहरी ही सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नहीं करते, बल्कि पिछले 8-10 साल में हमने देखा है कि जो रियासती इदारे हैं वो भी इस प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होते हैं, बल्कि इस प्रोपेगेंडा के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, और सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा माजी में भी होता रहा है। तो क्या रियासत का भी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने इक़दामात ऐसे करे, अपने पॉलिसियाँ ऐसी दुरुस्त करे कि उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो ही ना सके, रादर देन वो अपनी पॉलिसियों में बेहतरी भी ना लाए और फिर लोगों को तनकीद भी ना करना दे, और प्रोपेगेंडा और कौमी मुफाद के नाम पे उनका गला घोंटे, उनकी आवाज़ को दबाए या पाबंदियाँ लगाए आज़ादी राय के ऊपर। आपके ख्याल में पाकिस्तान के पस मंज़र में ज़्यादा ज़िम्मेदार कौन है, रियासत या शहरी जो तनकीद करते हैं? देखिए, शहरी तो जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो हमेशा उनका इन्हिसार पावरफुल एक्टर्स पे होता है, चाहे वो रियासती इदारे हों, चाहे वो हुकूमतें हों, या बाकी जो भी ऐसे एक्टर्स जिनके पास ताकत है किसी भी चीज़ को करने के लिए रियासत के अंदर। शहरी वो हैं जो कि हमेशा एक वो रिसीविंग एंड पे होते हैं। लेकिन ये कि रियासत के जो इदारे हैं या हुकूमती इदारे हैं, मतलब वो जिम्मेदार इस वजह से हैं कि अगर तो आप खुद भी उन लोगों में शामिल हैं जो कि प्रोपेगेंडा जिन्होंने फैलाया है या जिन्होंने ये एक रस्म रखी है, अब अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, लेकिन वो एक बीज तो आपने बो दिया ना, तो वो उससे ये हुआ कि बाकी जो लोग हैं उनको भी ये शय मिल गई कि वो भी उस प्रोपेगेंडा को ज्यादा डेंजरस प्रोपेगेंडा से काउंटर कर सकते हैं। और ये शहरी नहीं है, ये पावरफुल आपस में एक्टर्स हैं जो प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा के साथ वो करें, और बीच में फिर शहरी जो है, जाहिर है वो जो देख रहे हैं और वो जो सियासी जमातों को देख रहे हैं या बाकी लोगों को देख रहे हैं, तो वो भी वही सीखेंगे कि एक्चुअली इंटरनेट यही है, इंटरनेट पे आप ये करेंगे और आप आराम से बच जाएंगे, कोई कानून। तो ये सारा कुछ है कि आपकी पॉलिसीज भी रिफ्लेक्ट करती हैं या लॉज रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप कैसे डील करना चाहते हैं इससे। असद भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें सोशल मीडिया के ऊपर इतनी एक्सपर्ट या वो हावी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो तेज़ जमात है वो तहरीक इंसाफ ही रही है। तो हाल ही में जो पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश देखने को मिली 2-3 मरतबा, और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन वाले दिन भी इस तरह की पाबंदी हमें देखने को मिले, तो इसका क्या तहरीक इंसाफ की से भी कोई ताल्लुक़ है जो इस वक्त बज़ाहिर ज़ेर अताब है और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इंतखाबी मुहिम और कुछ मामलात में तो प्रोपेगेंडा की हद तक जा रही हैं? देखिए, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट का मैंने सुना है कि डिसीजन आया है कि वो उन्होंने कहा है कि आप इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दौरान इंटरनेट बंद नहीं करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं क्विकली इसमें ऐड कर दूं, जो आप निकट बात भी कर रही थी, प्रोपेगेंडा क्या होता है?
प्रोपेगेंडा ये नहीं होता कि 4 लोग बैठ के अपने लैपटॉप्स लेके ट्वीट करने लग जाए। प्रोपेगेंडा के लिए पूरा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जहां पे लोग उस प्रोसेस से बेनिफिट होते हैं। लोग, जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो प्रोपेगेंडा के लिए, लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले वो जो इकोसिस्टम होता है उसमें बेनिफिट होते हैं उससे। अब मसला ये है कि वो जो इकोसिस्टम है वो बन चुका है, अब वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज कि वो जो बेनिफिट होके प्लेयर्स बहुत बड़े बन गए हैं, अब आप उनको किस तरह काउंटर करेंगे। ये वही वाली बात है कि अब ये इतना आसान नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, बोतल के जिन बाहर तो आ गया, मगर अब उसको वापस बोतल में बंद करना मुश्किल हो रहा है। देखिए 2-3 चीजें मैं बहुत जल्दी बता दूं। नंबर 1 तो ये तो बहुत जरूरी है कि अब हमें नजर आ गया है कि जो अब अंडरस्टैंडिंग है वो शहरियों को खुद करनी पड़ेगी इसकी। और वो शहरियों के लिए बहुत आसान काम ये है कि वो हर एक, जब भी इंफॉर्मेशन का कोई भी कंटेंट है, स्पेसिफिकली वो जहां पे कोई ट्रिकी चीज मौजूद हो, जहां पे कोई वायलेंस से रिलेटेड मौजूद हो कोई चीज, उसको हमेशा वो कॉशियसली इस्तेमाल करें। कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करें उसको हमेशा डाउट करें, उसको चेक करें, और चेक करने के बाद उसको डबल चेक करें, और कोशिश करें कि जो व्हाट्सएप मैसेजेस है स्पेसिफिकली उनकी बेसिस पे अपने डिसीजंस को, चाहे वो वोटिंग से रिलेटेड हो या चाहे किसी और उस पे ना रखें बिल्कुल। अपनी ऑब्जर्वेशन, अपना मुशाहिदा भी हो, अपना तजर्बा भी हो और सबसे बढ़ के ये इस बात पे ज़रूर नज़र रखें कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं क्या वो पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि बाहर तो कोई भी बैठा ये मैसेजेस कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया निगहदाद और असद बेग आपका। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे पाकिस्तान की उस सियासत की जो अब ज़मीन पर हो रही है, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कमर ज़मान कायरा, NA-65 गुजरात से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी और PPP पंजाब के सदर भी रहे हैं, साबिक वज़ीर अमूर कश्मीर और साबिक वज़ीर इत्तलात। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। बिलावल भुट्टो बहुत जारहाना अंदाज में तीर अंदाज़ी कर रहे हैं। लाहौर में उन्हें नवाज शरीफ को अपने हदफ पे ले रखा है। इस जारहाना सियासत को हम क्या कहेंगे, क्योंकि उनका हदफ नवाज शरीफ हैं। तो मैं मुख्तसरन आज नवाज शरीफ साहब ने जो अपने क्रेडेंशियल्स के हवाले से बात किया वो आपको सुना दूं, फिर आपकी तरफ आते हैं। तो कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब इस हद तक तो बात दुरुस्त कह रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत जिस तरह हटाई गई, जिस तरह पनामा केस सामने आया और जो बाद में इंकशाफात हुए जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के किरदार के हवाले से एक्सक्यूज़ मी, तो उनकी हुकूमत अगर ना हटाई जाती तो हालात बेहतर ना होते। इसमें पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है। जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ज़्यादती हुई एब्सोल्युटली। और जो मियाँ साहब को जिस तरह अदालत के जरिए घर भेजा गया, बड़ा अफसोसनाक और बड़ा तकलीफदेह खबर था, और हमने इस पे बड़ा एहतजाज भी रखा। बिल्कुल हमेशा हम इसके खिलाफ बात करते रहे। जहां तक ताल्लुक यह है कि मियाँ साहब आज तकरीर में ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, उस वक्त सूरत हाल क्या थी, महंगाई का क्या आलम था, उसके ऊपर मुतनाज़ा फिगर्स थे, बहुत सारी गुफ्तगू उस पर फॉर एंड अगेंस्ट उसके थी। और आज अगर मियाँ साहब के खिलाफ मेरे लीडर की गुफ्तगू है या मेरे लीडर के खिलाफ मियाँ साहब की गुफ्तगू है, तो ये इस वक्त एक इलेक्शन की फिजा है। मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज रही हैं या जो पॉलिसीज इस वक्त हैं, उनके ऊपर हमारा एक क्रिटिसिज्म है या हमारी जो तनकीद है वो हम नकद कर रहे हैं। ठीक है, आप इसी तरह हमारी पॉलिसीज के ऊपर उनका जो नुक्ता नजर है वो नकद कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये जो इलेक्शन की फिजा है, ये जो नूरा कुश्ती जब खत्म होगी तो मामलात फिर बेहतर हो जाएंगे। ये बड़ा नामुनासिब लफ्ज है नूरा कुश्ती का। मैंने कहा कि वो हमारी पॉलिसीज को तनकीदी तौर पे अवाम के सामने रख रहे हैं और हम उनकी पॉलिसीज को, उनके मंशूर को रख रहे हैं। हम कोई अवाम को धोखा तो नहीं दे रहे कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं। सियासी जमातें इसी तरह चलती हैं, अपने अपने नुक्ता नजर को अवाम के सामने रखती हैं, दूसरे की पॉलिसीज को हदफे तनकीद बना के कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, माजी में ये हुआ तो उन्होंने ये कहा था, उसका ये असर आया है। तो ये उनका एक व्यू होता है। हमारे ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, उनके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा क्या वोट मांगते हुए ये भी कभी मतियल्लाह होगा
कि हम उनकी तारीफें कर रहे हैं और वो हमारी तारीफें कर रहे हों और हम कहें कि हमें वोट भी हमें दें। ये बात तो दुरुस्त है, वोट मांगने के लिए तो मुखालफत ज़रूरी है। कारी साहब ये बताएं कि नहीं, मुखालफत नहीं, आपने अपना नुक्ता नजर मजबूत तौर पे पेश करना है और दूसरे के नुक्ता नजर की खामियों को उजागर करना है। अच्छा, पीपल्स सिर्फ तनकीद नहीं करनी। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि पीटीआई की पॉलिसियों में क्या खामियां हैं, लोग पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट क्यों ना दें? देखिए, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, लोग देना चाहे तो उनको उन्हें कौन रोकेगा, लोगों को कौन कह। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज ये हैं, इनकी बदौलत माजी में हमने पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया है। हम अपने 2008 के 8 से 13 की हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उसमें जो हमारे अचीवमेंट्स थे, इस मुल्क में BISP शुरू हुआ, इस मुल्क के अंदर CPEC का आगाज हुआ, इस मुल्क के अंदर किसानों को हम खुराक के मामले में खुद कफील हुए। इस तरह जो हमारी अचीवमेंट्स हैं हम वो बयान कर रहे हैं, हम बीबी शहीद की अचीवमेंट्स बयान कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी बयान कर रहे हैं, हम इस मुल्क के आइन और कानून के अंदर होने वाली आम आदमी की बेहतरियों की बातें कर रहे हैं। तो ये हमारा हक है। इसी तरह मुस्लिम लीग अपनी बातें करेगी, वो भी ये बातें करके अवाम के सामने अपना नुक्ता नजर रखें। कारी साहब, बिलावल साहब के तीर के निशाने पर पीटीआई के वोटर भी हैं और पीटीआई के आज़ाद अरकान भी जो बाद में मुंतखब होंगे, तो पीटीआई के वोटर्स को आप क्यों खसूसी तौर पे कह रहे हैं कि पीटीआई को वोट ना दें, पीपल्स पार्टी को दें? बिलावल भुट्टो तो साफ साफ कह चुके हैं कि हम आज़ाद अरकान को अपने साथ में ला लेंगे और फिर वोट के लिए भी कह रहे हैं कि वोट ज़ाया होगा पीटीआई को देने से। मैंने अर्ज किया ना, हमारा नुक्ता नजर है, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई जिस फिजा में है, उनके साथ तो उनकी जमात ने जो खुद उनकी क़यादत ने और उनके साथियों ने किया है, उसकी बदौलत इस वक्त उनके वोट विनिंग सूरत हाल नहीं होगी। और आप अगर विनिंग सूरत हाल नहीं बना सकेंगे तो आप अपने कैंडिडेट्स को वोट डाल के अपना वोट जाया करेंगे। ये हमारा व्यू है। विनिंग तो वोटरों ने, एग्री यू मे डिसएग्री, जिताना तो वोटरों ने होता है ना, तो विनिंग सूरत हाल क्यों नहीं है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की? वो तो वोट डालेंगे तो जीत जाएंगे, तो विनिंग सूरत हाल क्यों नहीं है? मुझे कोई एतराज है, मेरा व्यू है, मेरा व्यू अपनी जगह है, मैं अपना व्यू आपको रख रहा हूँ। विनिंग सूरत हाल क्यों नहीं है, थोड़ा उसकी वजाहत कर देंगे कि क्यों नहीं है? मेरे पास इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, मैं तो अपना नुक्ता नजर दे रहा हूँ। क्यों नहीं है तनकीद है, क्यों नहीं है एतराज है, क्यों नहीं है फिर मैं उनके ऊपर उनकी क़यादत की सारी करतूतें बयान करूं, फिर मैं बताऊं कि उनकी हुकूमत में क्या हुआ, फिर मैं बताऊं कि जब उनकी हुकूमत गई तो फिर क्या हुआ, फिर मैं बताऊं कि वो फौज के साथ लड़ पड़े, फिर मैं बताऊं कि 9 मई को उन्होंने क्या किया। तो ये तो एक तलखी की बात। मैं तो अपना नुक्ता नजर दे रहा हूं कि ये मेरा व्यू है, मेरी जमात की ये खूबियां हैं, ये अच्छाइयां हैं और दूसरे में ये कमजोरियां हैं। ये सादा सा सवाल। आपका बड़ा हरीफ पीटीआई है या नून लीग? देखिए, हमारा कोई हरीफ नहीं है। हमारा हरीफ इस मुल्क की जो अवाम के दुश्मन हैं, पॉलिसीज हैं, वो हैं। इस मुल्क के अंदर अच्छी पॉलिसीज बनानी है, गुर्बत को मुकाना है और हम अपना नुक्ता नजर लेके जा रहे हैं। ये जो हरीफ है, दुश्मन है, मुखालफत है, यार ये इसके मुतबादिल लफ्ज मौजूद हैं। हम सियासी तौर पे मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, हम हरीफ नहीं हैं, हम एक दूसरे को पिछाड़ना नहीं चाहते। ये कुश्ती नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल निकालने की पॉलिसीज है। सब जमातें अपनी अपनी पॉलिसीज देंगी और जिसकी पॉलिसीज को लोग अप्रिशिएट करेंगे वो आगे आ जाएगा। कारी साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? इंशाल्लाह होगी। तो क्या आज़ाद उम्मीदवारों की मदद चाहिए आपको या खुद बना लेगी पार्टी इंशाल्लाह? अभी तो आपको नहीं पता और मुझे नहीं पता कि आज़ाद कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, लेकिन जनरली हम ये बात कर रहे हैं, हमारा अंदाजा ये है कि इन इलेक्शंस के अंदर कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत लेके अपनी हुकूमत बनाती नजर नहीं आती। ठीक है, इम्कानी सूरत हाल है कि इत्तेहादी हुकूमतें बनेंगी। इत्तेहादी हुकूमतों में जो आज़ाद आएंगे लोग, उनको भी जाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे, बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी। हम तवक्को रखते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बाकी जमातों से ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की सियासत में ये एस्टेब्लिश बात है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा स्पेस दे के चलती है। इत्तेहादी हुकूमतें चलाना आसान काम नहीं होता, ये मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन हमने माजी में भी किया है, इसलिए हम तवक्को रखते हैं कि हम बेहतर तरीके से लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। ये जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो क्या वो अपनी पार्टी के बरखिलाफ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकेंगे? क्या वो पीटीआई के डिसिप्लिन में होंगे कानूनी तौर पे?
मतीउल्लाह साहब, आप ये सवाल आपको मुझे करने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस कानून को, कि वो इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन में जाना चाहेंगे तो उनको कौन रोक सकेगा? बिल्कुल उनका हक होगा। लेकिन अगर कोई नहीं जाएगा तो उसको आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपना वोट इस्तेमाल करने का हक हासिल होगा। अच्छा, गुजरात में आपके जो हरीफ हैं अब सैयद फैजुल हसन हैं, वहाँ भी आपका मुकाबला फैज़ साहब से है, तो क्या फ़र्क है आप में और उनकी पार्टी के मंशूर में गुजरात की हद तक? मसीह, मैंने ना इस पूरी कैंपेन के अंदर शख्सी और जो एतराज वाली लड़ाई है ना, जो ये एक दूसरे पे तनकीद है, मैं उनके कीड़े निकालूं, मैं उनकी ये हिट करूं, ये मैंने नहीं रखा। मैंने अपनी पूरी कैंपेन में लोगों से ये अपील की है कि सारे कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, हमने सब कुछ आजमा लिया है। आइए, जो कैंडिडेट्स आपके सामने आते हैं उनके क्रेडेंशियल्स देखिए, उनके माजी की खदमात देखिए, और जो बंदा बेहतर आप महसूस करते हैं कि वो आपको बेहतर रिप्रेजेंट कर सकता है असेंबली में, उसको वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में कुछ और दिलचस्प खबरें और तज्ज़िये। वेलकम बैक। सहाफ़ी में पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी की तो बात हम करते रहते हैं और फिर सियासत की बात भी करते हैं, मगर पाकिस्तान की ऐसी नौजवान ख़वातीन भी हैं जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक आला मिसाल भी कायम की। आज हम एक ऐसी ही नौजवान खातून को याद कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन उनकी 5वीं बरसी है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की नामवर खातून फ़ातिमा अली की, जो कि अमरीकी टीवी की मारूफ टीवी शो एंकर और चॉप्ड और टॉप शेफ़ के 2 प्रोग्रामों से उन्होंने शोहरत हासिल की। दुनिया की बेहतरीन शेफ़ और मुसन्नफ़ा को वफ़ात के बाद 2 बार जेम्स बेट फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा गया। जनूबी एशिया की नामवर खातून के तौर पे आलमी सतह पर फ़ातिमा अली ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फ़ातिमा अली साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ अली की बेटी थी और फ़ातिमा शेफ़ फाउंडेशन फ़ातिमा अली की याद में बच्चों की कफ़ालत और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती हैं। फ़ातिमा अली की ज़िंदगी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल है और फ़ातिमा अली के वालिद पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल फ़ॉर पाकिस्तान अशतर औसाफ अली हमारे साथ सहाफ़ी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अशतर औसाफ, आज 5वीं बरसी है। बतौर अटॉर्नी जनरल तो हम आपसे बात करते रहे, मगर आज आपसे हम बात करेंगे बतौर एक पाकिस्तानी और बतौर एक फ़ादर। हमें भी बड़ा फ़ख्र है कि फ़ातिमा अली ने पाकिस्तान का इस सतह पर नाम रोशन किया। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे फ़ातिमा के बारे में? आपकी तो बेटी थी मगर वो पाकिस्तान की भी बेटी थी और यकीनी तौर पे उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमें हर हाल में उनको याद भी रखना चाहिए। तो फ़ातिमा अली के बारे में कुछ मज़ीद बताना चाहेंगे आप? क्या बताऊं जी, मुश्किल बात है, मुश्किल वक्त है, लेकिन फातिमा ने जो एक इनडायलेबल इम्पैक्ट छोड़ा है और हम सब की जिंदगी पे, उसका अहाता करना कुछ अल्फाज में मुश्किल काम है। इतना कहूँगा कि वो बहुत ही दर्द दिल वाली बच्ची थी। बचपन ही से उसके दिल में और बच्चों का, खास तौर पर नादार बच्चों का, उन बच्चों का जिनके पुरसाने हाल लोग नहीं होते, उनका ख्याल करना, अपना खाना बचा लिया करती थी और जाके सड़क पे जब कोई बच्चा नजर आता था उसको खाना चुपके से पकड़ा देती थी। ये उसका शेवा बचपन से था जो उसने आगे लेके चली और फिर उसकी जब वो बड़ी हुई तो फिर उसने इस मामले को आगे लेके चली। शेफ बनना उसकी मिशन स्टेटमेंट थी, वो उसका दिल था कि वो शेफ बने और प्रोफेशनल शेफ बने, और उसका दिल ये भी था कि वो जानी जाए और पहचानी जाए। और देखिए आज मैं उसके नाम से जाना और पहचाना जा रहा हूँ। एक बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि उसके बच्चे और उसकी बच्ची जो है वो एक ऐसे मकाम पहुंचे जहां उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
अमेरिका एक बड़ा कम्पिटिटिव मुल्क है और वहाँ पे सब कुछ हासिल करना तो आसान बात नहीं। अशतर साहब, आप बताना चाहेंगे कि उनका कैसे उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात थी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जिनका उन्होंने डट के मुकाबला किया? उनसे अपने अल्फाज में इन सब बातों का जिक्र अपनी किताब में किया जिसका नाम सेवर है। वो पब्लिश हुई अमेरिका में, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन बात इतनी सी आपको मैं जरूर ये है कि जहाँ पे उसके पास ये इतनी मुश्किलात आई और तकलीफ देखी उसने, वहां पे जिस पामर्दी से और जिस तरीके से उसने अपनी इस बीमारी का, जो कि एक बड़ी रेयर बीमारी है, सामना किया और जिस तरीके से उसने लोगों को स्टन कर दिया, उसके डॉक्टर्स, उसके अटेंडेंट्स, उसके जो रुफका हैं, सारे लोग उसकी तरफ देखते थे और हैरान होते थे कि किस तरीके से ये हंसते मुस्कुराते हुए इसने सब बात की। और जो उसने पैगाम दिया है अपनी इस बीमारी को लड़ते हुए, वो ये है कि हौसला नहीं छोड़ना है, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अल्लाह से शुक्र करना है अल्लाह का कि जितनी भी उसने हमें जिंदगी दी और जो मौके उसने दिए, ये उसकी जो जिंदगी का हासिल है वो ये है। अच्छा अशतर साहब, फातिमा शेफ फाउंडेशन जो है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, वो मेरा बेटा और फातिमा की वालदा ने मिलके और मैंने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला और एक फाउंडेशन बनाई है जिसमें हम सब फैमिली मेंबर्स उसको देखते हैं, चलाते हैं और बहुत सारे लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका मकसद बेसिकली 3 फोल्ड है। एक, बच्चियों को इनकरेज करना कि वो इस फील्ड में आगे आए, शेफ की फील्ड। नंबर 2, वो बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनकी न सिर्फ कफालत बल्कि आगे से उनकी एजुकेशन। और तीसरा, जो यतीम खाने हैं, जो नादार लोगों के जगह हैं, वहां पे वो खाने पहुंचाने जो कि वो आपको बिलबोर्ड्स पे नजर आते हैं, मैकडॉनल्ड्स, केंटकी फ्राइड चिकन, ये वो। तो वो उस तरह की वो तो नहीं कर सकते कि हम मैकडॉनल्ड्स उनके घरों में लेके जाएं या केंटकी फ्राइड चिकन लेके जाएं या पिज्जा लेके जाएं, लेकिन उससे करीब तरीन चीज जो है। बहुत शुक्रिया अशतर असाफ अली, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। फातिमा अली, आपकी बेटी इंतहाई बहादुर और एक बहुत बड़ी मिसाल अपनी ज़िंदगी में कायम करके गई हैं। हर घर में एक फातिमा अली है और इसी तरह हिम्मत और बहादुरी के साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना भी कर रही है। ऐसी ख़वातीन को और ऐसे पाकिस्तानियों को सलाम है कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में यूँ रोशन किया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।